गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। कक्षा में आज फिर मैं एक नए विषय के साथ उपस्थित हूँ। पिछली कक्षा में हमने पढ़ाया था कारक और अब आज पढ़ेंगे हम लोग समास। समास से बच्चे बहुत डरते हैं, मैं जानती हूँ। खासकर 9th-10th के बच्चे, उन्हें बड़ा भय लगता है कि हमारे को समास आएगा एग्जाम में, हम समझ ही नहीं सकेंगे और हमारे 2-3 नंबर यूं ही चले जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल डरने की चीज ही नहीं। इतना मजेदार, इतना आसान, आप एक बार में समझ लेंगे कि समास है क्या। ठीक, समास कहते हैं, उसका शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। किसी चीज को शॉर्ट में कह जाना, वही समास है। कई शब्दों को मिलाकर, है ना, और उनका जो एक संक्षिप्त रूप निकाला जाता है, उसमें कुछ शब्दों का लोप हो जाता है, तो वो समासिक पद कहलाते हैं, या समस्त पद भी कहते हैं। सामासिक पद या समस्त पद। ठीक है। अब जैसे मान लो कि हमने कहा एक शब्द लिया हमने, राजकन्या। राजकन्या, इसको यदि हमने कहा कि विग्रह कीजिए यानी अलग कीजिए, क्या आप करेंगे? राजा की कन्या, राजकुमार, राजा का कुमार, देशभक्त, देश का भक्त। इस तरह से जब हम कोई वाक्य लिखते हैं तो इसमें दो पद हमेशा होगा। जैसे राजकन्या है तो इसमें आप देखते ही समझ में आ जाएगा कि एक पद है राज, दूसरा पद है कन्या। ठीक है। तो राजा की कन्या को शॉर्ट में हमने बना दिया राजकन्या। अब यदि कोई सेंटेंस हम लिखें या उस पर हम 4 सेंटेंस लिखें और बार बार हम राजा की कन्या रिपीट करें, वो सुनने में कैसा लगेगा? और यदि उसके लिए हमने एक शॉर्ट में बना लिया राजकन्या, तो वो कैसा लगेगा? इसको देखिए, समझिए। दो पद, ये समझ लेना है कि जब भी समासिक पद होगा उसमें दो पद होंगे। पद किसे कहते हैं? पहले मैंने बताया था आपको, पद वो होता है जब किसी शब्द का वाक्य या वाक्यांशों में प्रयोग हो जाए तो वो क्या कहलाता है? पद। ठीक है। और यदि हम उसको व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल अलग थलग एक शब्द लिखते हैं और पूछते हैं ये क्या है, तो आप कहेंगे ये एक शब्द है। ठीक है। वाक्य या वाक्यांशों में प्रयोग होने के बाद वो पद कहलाते हैं। तो इसमें भी वाक्यांशों में प्रयोग हुआ है, इसलिए हम कहेंगे कि सामासिक पद या समस्त पद। आपको आता है एग्जाम में विग्रह करके समास बताएं। पहले तो हम समास समझ लें, समास के भेद समझ लें और फिर उसे पहचानना, वो बिल्कुल सीखते सीखते आ जाएगा तुरंत। अब जैसे देखिए, ध्यान में मग्न। एक सन्यासी ध्यान में मग्न था। एक बार तो ठीक लग रहा है, ध्यान में मग्न। अब यदि बार बार हम उसको प्रयोग करेंगे तो उसके लिए हम क्या बना देंगे? में को का लोप हो जाएगा, एक शब्द बन जाएगा हमारे पास ध्यान मग्न, यानी ध्यान में मग्न, ध्यान में डूबा हुआ। ध्यान मग्न सन्यासी बैठा था, वो अकेला था। अब बार बार हम यदि उसके लिए प्रयोग करेंगे, ध्यान में मग्न सन्यासी बैठा था, ध्यान में मग्न सन्यासी अकेला था, ध्यान में मग्न सन्यासी जंगल में था, तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। अब उसके लिए हम प्रयोग करेंगे एक सन्यासी जंगल में था जो ध्यान मग्न था, वह अकेला ही बैठा था। तो इस ध्यान मग्न को हमको समझना है कि ध्यान में मग्न। ठीक है।
ऐसे पद जो होते हैं वो हमारे सामासिक पद कहलाते हैं। गंगा जल है ना, गंगा जल, उसमें दो पद हैं, एक गंगा एक जल। इसको जब हम विग्रह करेंगे यानी अलग करेंगे तो क्या निकलेगा? गंगा का जल। ठीक है, तो गंगा का जल, उसमें का लोप हो गया और हमने एक शब्द बना लिया गंगा जल। इस तरह से हमारा ये सामासिक पद समझ में आया। अब देखिए समास के भेद जो होते हैं, मुख्य रूप से मैं सबसे पहला भेद जो सबसे आसान है, आपको समझने में आसानी लगेगी, अव्ययी भाव में बताऊंगी। अव्ययी भाव यानी उसका एक पद अव्यय, ज्यादातर पहला पद अव्यय होता है, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। अब बिल्कुल इसको स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। हमने बताया था कि शब्द का एक भेद अव्यय, जिसका रूप कभी नहीं बदलता है। इसमें भी एक पद अव्यय होगा, उसका रूप कभी नहीं बदलता है। ठीक है, इसलिए आप पहचान करके बता सकेंगे कि ये अव्ययी भाव समास है। जैसे मान लीजिए हमने कहा यथाशक्ति, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो यथाशक्ति उसने कार्य किया, जितनी उसकी शक्ति थी उतना इसने कार्य किया। यथासंभव, यथासंभव तुम भी कोशिश करो, जितना संभव हो उतना तुम कोशिश करो। ये यथा जो है ये किसी के साथ लगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, किसी भी परिस्थिति में ये शब्द, इसमें कोई विकार नहीं उत्पन्न हो सकता, ये शब्द नहीं बदल सकते। और जिस शब्द के साथ ये लग जाता है अव्यय शब्द, वो शब्द फिर नहीं बदलता। तो बस आप पहचान लीजिए कि जैसे हमने कहा धीरे धीरे, अब धीरे धीरे एक शब्द है, अव्यय है, ये शब्द अव्ययी भाव समास भी है। कैसे? जैसे मैं कहूं कि लड़का धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे मैंने पुल्लिंग एक वचन में लगाया। लड़के धीरे धीरे चलते हैं, बहुवचन पुल्लिंग में मैंने लगाया, धीरे धीरे अपने रूप में रहा। लड़की धीरे धीरे चलती है, हम नहीं कह सकते धीरे धीरे चलती, क्या कहेंगे? धीरे धीरे चलती। लड़कियां धीरे धीरे चलती हैं, यानी हर हाल में ये धीरे धीरे अपनी जगह स्थित। ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। प्रतिदिन, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, प्रतिमास, प्रतिक्षण, ये सब आपके अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। यथाशक्ति, यथासंभव, यथासाध्य, ये आपके अव्ययी भाव समास हो जाएंगे। आपको ये देखना है उसका एक पद जो है वो अव्यय होना चाहिए। अव्यय यानी अविकारी शब्द, अविकारी यानी उसमें कोई विकार उत्पन्न होगा ही नहीं, चाहे कहीं भी उसका हम प्रयोग कर ले उसी रूप में प्रयोग किया जाएगा। शब्द ऐसे होते हैं जब हम संज्ञा के साथ प्रयोग करते हैं, पुल्लिंग के साथ प्रयोग करते हैं, एक वचन में, बहुवचन में बदलते जाते हैं। जैसे लड़का अच्छा है, लड़के अच्छे हैं, लड़की अच्छी है, लड़कियां अच्छी हैं। तो ये जो है अच्छा, अच्छी, अच्छे होते गए, ये जो है ये विकारी शब्द है। लेकिन आपको देखना है अव्ययी भाव में कि वो शब्द जो है जिसमें कोई विकार उत्पन्न न हो यानी अव्यय हो, वो शब्द आपका अव्ययी भाव समास होगा। वो जिस शब्द में लग जाएगा वो शब्द फिर हो जाएगा आपका अविकारी शब्द, यानी उसका रूप कभी नहीं बदलेगा। ये क्लियर हो गया? अब है दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये तत्पुरुष। तत्पुरुष में ही बच्चे कंफ्यूज करते हैं। तत्पुरुष समास वो होता है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है। दो पद होंगे समास में, ये समझ में आ गया?
अव्ययी भाव में क्या है, एक पद ज्यादातर पहला पद अव्यय होता है, पहला पद उसका प्रधान होता है। तत्पुरुष में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, तो अब दूसरा पद प्रधान होता है, जैसे कि कर्मवीर, घुड़सवार। अब घुड़सवार को देखिए, आप विग्रह करते हैं, क्या पाते हैं, घोड़े पर सवार। ये पर जो है कारक का चिन्ह, ये लोप हो जाता है। अब किसी सेंटेंस में हमको यूज करना हो घोड़े पे सवार, तो हम कहेंगे एक घोड़े पर सवार था, घोड़े पर सवार जंगलों से जा रहा था, तभी डाकुओं के दल ने घोड़े के सवार पर अटैक किया या आक्रमण किया। घोड़े पर सवार डर गया। कैसा सुनने में लग रहा है? इसलिए समास की उत्पत्ति हुई, समास को का जो निर्माण हुआ, इसलिए कि हमारे वाक्यों की सुंदरता बनी रहे। अब देखिए, घोड़े पर सवार के लिए हमने क्या किया, घुड़सवार शब्द बनाया, घोड़े की जगह गुड़ हो गया, घुड़सवार। अब एक घुड़सवार था, वो जंगलों से अकेला जा रहा था, डाकुओं के एक दल ने घुड़सवार को देखा, घुड़सवार डर गया। ये सुनने में जो लग रहा है, अब वो जो लग रहा था, दोनों में अंतर है। तो ये जो है, इसमें दूसरा पद प्रधान है। जैसे घुड़सवार में सवार प्रधान है, सवार ना हो तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा गुड़ का। ठीक है, इसलिए इसमें देखना हमें है कि जब सवार लग जाता है तब हम समझ जाते हैं वो कोई व्यक्ति है जो घोड़े पर सवार है, उसकी बात की जा रही है। ये आपका घुड़सवार हो गया। अब देखिए, इसमें बहुत सारे शब्द आते हैं, जैसे दही बड़ा, एक शब्द है दही बड़ा। अब इसका यदि हम विग्रह करें तो क्या बनेगा, दही में बड़ा, वो बड़ा जो दही में डाल दिया जाता है, दही में बड़ा। यहाँ में चिन्ह को हटा दिया गया और एक शॉर्ट फॉर्म उसका बनाया गया, दही बड़ा। बस याद रखना है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेप। शॉर्ट में किसी चीज को कह देना, संक्षेप में कह देना, थोड़े में कह देना, ये भाषा की सुंदरता को बढ़ाता है और हमारी भाषा अच्छी लगने लगती है सुनने में। इस तरह से हमें विग्रह करना है। और तत्पुरुष समास को जब आप विग्रह करेंगे तो आप देखेंगे कि कारक के 7 भेद, 8वां तो संबोधन है, इसलिए 7 भेद में से कोई ना कोई भेद आपके आएंगे। 7 में भी पहला जो है वो कर्ता का चिन्ह है, इसलिए बीच के 6 समझिए, बीच के 6 भेद कोई जो निकले तो आप समझ जाइए ये तत्पुरुष समास है। और यदि ये पूछा जाए कौन सा तत्पुरुष है, तब जैसे कि मान लीजिए हमने कहा घुड़सवार, तो घुड़सवार में आपने क्या देखा, पर चिन्ह को हटाया है। पर किसका चिन्ह है, कारक में किसका चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर, ये पर जो है अधिकरण का चिन्ह है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, सप्तमी तत्पुरुष। 7वें स्थान पर है अधिकरण, इसलिए सप्तमी तत्पुरुष। गुरु दक्षिणा, गुरु दक्षिणा क्या है, गुरु के लिए दक्षिणा। सभा भवन, सभा के लिए भवन। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, का के की किसका चिन्ह है, संबंध। संबंध कितने नंबर पे है, 6ठे नंबर पे, तो क्या कहेंगे हम, षष्ठी तत्पुरुष। सभा भवन, सभा के लिए भवन, तो क्या कहेंगे हम, के लिए किसका चिन्ह है, संप्रदान का, तो क्या कहेंगे, चतुर्थी तत्पुरुष। इसको ऐसे समझना है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हमने कहा आपको कि बस यात्रा,
बस यात्रा। क्या मतलब? बस के द्वारा यात्रा। के द्वारा किसका चिन्ह है? से और के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से और के द्वारा। करण तीसरे नंबर पे है। क्या कहेंगे हम इसको? तृतीय तत्पुरुष। आसान है, आप उसको विग्रह करके देख लेंगे कि कारक का कौन सा चिन्ह निकलता है। देशद्रोह, देश से द्रोह, देश के अगेंस्ट जाना, विद्रोह करना, क्या हो गया ये? अपादान, पंचमी तत्पुरुष। आपको शब्द दिए रहेंगे, कहेंगे कि इन्हें विग्रह करके इनका समास बताएं। और यदि आपने लिख दिया पंचमी तत्पुरुष, तत्पुरुष लिखेंगे तब भी ठीक है, लेकिन यदि पंचमी तत्पुरुष लिखा तो बिल्कुल आपके एग्जामिनर को लगेगा कि बच्चे ने बिल्कुल पढ़ा है, बिल्कुल समझा है और सही सही बच्चे ने लिखा है। आज की कक्षा में बस इतना ही। अव्ययी भाव और तत्पुरुष मैं अगली कक्षा में फिर से इसे दोहराऊंगी, प्लस आगे के और दो समास के भेद पढ़ाऊंगी। धन्यवाद। बस इसी तरह कक्षा में आते रहिए, पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और बिल्कुल निःशुल्क। धन्यवाद।